भाषा के प्रसिद्ध लेखक जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 14 मई सन 1978 में खुर्जा, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं कोपार्क, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, पहला राजा, शारदीय आदि। वे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल भी थे। माधुर जी ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद से पूरी की। स्कूल ही दिनों से उन्हें नाटक करने का बहुत शौक था। वो नाटक करते थे, नाटक लिखते थे एवं नाटकों का निर्देशन भी करते थे। उनका पहला काम था कोणार्क। उनके कई और मशहूर काम है, जैसे पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन, भोर का तारा, ओ मेरे सपने आदि। और 14 मई 1978 में उनकी मृत्यु हो गई, पर आज भी वो हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। रीढ़ की हड्डी पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा बीए पास, चरित्रवान लड़की, आकर्षक चेहरा पर आंखों पर चश्मा। राम स्वरूप उमा के पिताजी, प्रेमा उमा की माताजी, शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं, रतन नौकर। इसके साथ हम हमारे नाटक को शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब तक तो उधर मोटे। हाँ बस बस बस। बिछा दो सब, इधर है, बिछा दो सब। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अक्ल पट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, ये बोलकर पसीना क्या बहा रहा है? हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। फिर ये तख्त क्या चीज है? उसको सीधा कर। यो हाँ बस बस बस। और सुन, बाबूजी से दही मांग ला और चद्दर भी इस पर बिछाने के लिए। कल जो धोबी ने दिया था, हाँ वही वही वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज़पोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं तो कहती तुम्हें सब धोती की क्या जरूरत है, और एक तो वैसे जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल के आए हो और फिर ना जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती किसने मांगी? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आया है वो मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। वो जो पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से ऊपर जो धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा। और दरी? दरी यही तो रखी है, वो वही तो है। रुक रुक रुक। हाँ रतन, और सुन, देवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी।
जा जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। पति पत्नी तख्त पर दड़ी बिछाते हैं। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में तो आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारी जतन करके हार गई। तुमने तो सब पढ़ा लिखा के सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये सब पढ़ा लिखा का जंजल आता ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आगे पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें लिखी है कि तुम्हारी ये BA MA की पढ़ाई होगी। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे। ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है। एक आदमी का बनाया हुआ, जिसको एक बार चला दें तो जब चाहे तब रोक सकते हैं, और एक परमात्मा का बनाया हुआ। एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हटो भी, तुम हर वक्त हटोली ही सोचते रहते। ये तो होता नहीं कि उस उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी बाकी है उन लोगों की आने में। क्या हुआ? तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। और आजकल लड़की जितनी भी सुंदर हो, बिना टिंटा के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो उसके सामने पाउडर वाटर भी रख दिया, पर ना जाने उसे इन चीजों से किस जन्म से नफरत है। मेरे कहना था कि आंचल में मुंह लपेट के सो गई। भाई मैं बाज उठी तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रांस पास करवा दे तो अपने लड़की हाथ में तो रहती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो चुप चुप। ओह नो। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही बताया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। तुम तो अभी से ही सब कुछ उगले देती हो, ना जाने उनके आने तक क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी। तुम्हें जो मर्जी हो तुम करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना पड़े सही। वैसे कौन बुरी है? पान लेकर भेज देना। और नाश्ता तैयार है ना? आ गया रतन, इधर ला, इधर ला। बाजा को उधर रख दे। हाँ, चद्दर लगा। हाँ, उधर से पकड़। हाँ हाँ। प्यार है, मिठाई तो वो ज्यादा खाएंगे नहीं, और कुछ नमकीन चीजें बना दी है। फल रखे हुए हैं, चाय भी और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। मक्खन नहीं आया? तुमने भी किस वक्त पर यह बात पूछी है? तुमको पता है कि दुकान दूर है। अब तुम ही बताओ, रतन यहाँ पर काम करे कि मक्खन लाए? दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार भी आ गया, नाश्ता बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा है। सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीजें खुद ले आना। इतनी देर में तो रतन मक्खन लेके आ ही जाएगा। 2 आदमी ही तो है। हाँ, एक बाबू गोपाल प्रसाद है और एक लड़का खुद। उमा को कहना जरा करीने से आए। वैसे गुस्सा तो मुझे भी आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन लड़की कैसी चाहते हैं जो पढ़ी लिखी ही ना हो। और लड़का? बताया तो था तुम्हें, बाप से तो लड़का सवा से। BSc के बाद लखनऊ में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। कहता है शादी का सवाल दूसरा और तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है। वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी।
बाबूजी बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। अरे यार प्रेमा, वे आ भी गए। तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, मक्खन नहीं लाया? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। और तुम उमा को समझा देना प्रेमा, थोड़ा सा गा देगी। ओह, ये बाजा वो नीचे ही रख गया, कमबख्त। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, आइए आइए। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ जी, अरे तांगे वाले को तो पता ही था, और हमें तो यहाँ पे आना था, तो रास्ता कैसे नहीं मिलता। हाँ हाँ हाँ, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। अरे नहीं नहीं साहब, जैसे मेरा काम वैसे आपका काम। अब देखिए, लड़के की शादी तो करवानी है, तो यो समझ लीजिए कि मैंने आपकी परेशानी बढ़ा दी। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए, आप तो मुझे ही कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हाँ हाँ हाँ। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? हाँ जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं होती, इसलिए वीकेंड नहीं आ गया। आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। हाँ। साल 2 साल? जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, ये शंकर जो था ना, 1 साल बीमार पड़ गया। अब इन लड़कों की उम्र ही ऐसी है कि भाई कितनी जल्दी बीमार पड़ जाते थे। आप और हमारे जमाने भी कैसे थे, मतलब हम जब स्कूल से आते थे ना, तो दर्जनों कचौड़ियां चट कर जाते थे, और उसके बाद जब खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। क्या बताए आपको, तो वो भी एक जमाना था। कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। अब जनाब आपको क्या बताए कि तब हमारे जमाने में 4 पैसे में 1.5 से बधाई आते थे। 2 आने में तो ये हजम करने का तकनीक भी आता था। आजकल के खेल निकले हैं ना, बैडमिंटन ना वॉलीबॉल। देखिए हमारे जमाने में भाई क्रिकेट विकेट था बस, लेकिन किसी की ये मजाल वो बोल के दिखाए कि लड़का कमजोर है। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। और पढ़ाई का ये हाल था ना कि एक बार सिर में बैठ ले तो 12 घंटे सिटिंग मार ले, 12 घंटे। और मैट्रिक में अंग्रेजी ऐसे लिखते थे ना, एकदम फटाक से, कि आजकल के वो है ना BA MA लोग, वो भी वो ऐसा ना लिख पाए। हाँ जी हाँ, ये तो है ही। जनाब क्या बताएं आपको, अगर उस जमाने की बात आ जाए ना, तो हम खुद को सच्ची में रोक नहीं पाते। मतलब सच्ची में हम खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते। हाँ, जी हाँ, वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ। तो बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह, अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। अरे साहब, आप बिना क्या तकल्लुफ करते हैं। हाँ, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर हुआ। आदमी तो अच्छा है,
और मकान वकान देखे तो लगता है कि हैसियत भी बुरी है। अब देखना पड़ेगा कि लड़की कैसी है ना बिटुआ? जी जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा बिहा तय करने आए हैं, तुम्हारी कमर सीधी करने नहीं। तुम्हारे दोस्त लोग ना सही कहते हैं कि तुम्हारा बैकबोन अरे आप भी ना, आप माने नहीं। हाँ। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे मुझे आधी दूध और आधी चाय दीजिए। हाँ हाँ, और चीनी थोड़ा ज्यादा करके दीजिएगा। ये आजकल का जो फैशन है ना चाय पीने का, मतलब चाय में कितना करके पानी देते हैं और चीनी तो नाम के लिए देते हैं। मतलब क्या बताएं आपको। हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। ये लीजिए। सुना है अब सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। हाँ। वाह क्या? अरे खूबसूरती के ऊपर टैक्स। देखिए साहब, मजाक नहीं है। मतलब ये जो टैक्स है ना, इसको देने वाला चू भी नहीं करेगा। बस शर्त ही लागू होनी चाहिए कि औरत जो टैक्स देने वाली है वो अपना टैक्स अपने सुंदरता के स्टैंडर्ड के ऊपर बैठाए। तब देखिएगा कि भारत की आमदनी ऊपर ऊपर जा रही है, ऊपर से ऊपर। वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल बहुत बेढंग हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही न था। ये लीजिए। नहीं नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या हाल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। देखिए बाबू रामस्वरूप, बात यह है कि देखिए जो भी हो, लड़की निहायत ही सुंदर होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। और देखिए, अगर मैं और आप मान भी जाए, लेकिन घर की औरतें तो वो तो नहीं मानेंगी ना। तो आपकी लड़की सही है तो? जी हाँ, वो तो आप अभी देख लीजिए। देखिए, देखना क्या है, आपसे ही तो बातचीत हो गई है। अब इसे एक रस्म समझ लीजिए। हाँ, यह तो आपका मुझ पर भारी एहसान है। और जायजा तो मिल ही गया होगा। बच्ची का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो बात मेरे कानों में पड़ी है वो गलत है ना? क्या? अरे ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। देखिए बाबू रामस्वरूप, हम आपको पहले ही कह चुके हैं, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वैसे भी मेम साहब तो हमें घर में रखनी नहीं, और वैसे भी उसके नखरे कौन झेलेगा। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा अगर मैट्रिक पास हो तो भी चलेगा। तुम्हें क्या लगता है शंकर? हाँ जी हाँ, कोई नौकरी वोकरी तो करा Nope. नहीं। नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे साहब देखिए, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अपने लड़के को तो बीए में तक पढ़ा लिए तो बहू भी ग्रेजुएट तक बना लो। भाई हम तो बोलते हैं, पूछिए इन अकल के ठेकेदारों को कि अगर लड़के लड़की दोनों ही पढ़ाई कर ले तो भाई तो होगा क्या। देखिए, लड़कों का काम है पढ़ना लिखना और काबिल बनना,
और अगर लड़कियां भी पढ़ना शुरू कर दी तो पॉलिटिक्स के बारे में बातें करेगी, पॉलिटिक्स में घुस जाएगी, तो भाई हो गई गृहस्थी, हो गई। हाँ, बोल देते हैं। और देखिए, मोर का पंख होता है मोरनी का नहीं, और शेर का बाल होता है शेरनी का नहीं। जी हाँ, और मर्दों के दाढ़ी और मूंछ होती है, औरतों के नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी सही है। देखिए देखिए, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ चीजें लड़कों के लिए ही है, वो लड़कियों के लिए बनी नहीं है, बस। चाय और लीजिए। नहीं नहीं, धन्यवाद। आप? नहीं, बस 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 बस, ठीक है, और नहीं चाहिए। अब तो खत्म ही कीजिए। देखिए, नाश्ता ही तो करना था और पेट तो हमें भरना नहीं था, और वैसे भी हम ये टोस्ट वोस्ट नहीं खाते हैं। अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं नहीं, ठीक है। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती हैं, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यही। हाँ हाँ हाँ, आपकी लड़की है। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। चश्मा? ओह नो! चश्मा? जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। जी। ये पढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना? Nope. नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। और बोलो बेटी। वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है। कुछ गाना बजाना सीखा है बेटी? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। मैं आपके सामने हारमोनियम से गाना पेश करने वाली हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं साहब, काफी है। लड़की आपका अच्छा गाती है। अभी ठहरो बेटी। थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी किया है क्या? हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी है ना दीवार पर कुत्ते वाली, वह इसी ने खींची है, और उस दीवार पर भी। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक तो मेरी कमीज भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन तुम कुछ इनाम विनाम भी जीती हो क्या बेटी? जवाब दो उमा। कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ,
जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा, देखो, आप क्या कह रहे हैं? जवाब दो ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी में दुकान में लिखती है तब दुकानदार कुर्सी में इससे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देती है। अगर पसंद आई तो अच्छा, वरना उमा, उमा! कहने नहीं दीजिए बाबूजी। एक महाशय से पूछिए जो मेरे खरीदार बन के आए हैं, क्या हमारे लड़कियों की दिल नहीं लगती? क्या हमें चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करते हैं? बाबू राम स्वरूप, आपने मेरा इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन शहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। एक मिनट, कॉलेज? इसका मतलब क्या तुम कॉलेज तक पढ़ी हो? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, बीए पास किया है। कोई पाप नहीं की, कोई चोरी नहीं की, और ना ही अपने पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाए। मुझे अपनी मान और इज्जत का ख्याल तो है। इनसे जरा पूछिए ये कैसे नौकरानियों के पैर पर पड़कर भाग गया था। उमा, उमा! बाबू राम स्वरूप, आपने हमारे साथ दगा किया है। आपने कहा था कि आपकी लड़की ये मैट्रिक पास है, लेकिन ये तो बीए पास निकली। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? हमें यहाँ पे और एक सेकंड भी नहीं रहना है। चलो बेटे, यहाँ से चलते हैं। बीए पास, गजब हो चुका। झूठ का तो ठिकाना ही नहीं था। चलो बेटे, यहाँ से चलो। जरूर चले जाइए, पर घर जाकर ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है क्या, यानी कि बैकबोन। और उमा रोने लगी और प्रेमा आई उसे संभालने के लिए। बाबूजी मक्खन। हमने यह नाटक अभी देखा है। अब हमें जानना चाहिए कि यह नाटक हमें क्या सीख देती है। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इसका शीर्षक बिल्कुल उचित है। इस एकांकी में लेखक ने समाज की रूढ़ियों पर प्रहार किया है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी किंतु बहुत सुंदर वो बहू चाहते हैं। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि लड़की हर काम में सर्वगुण संपन्न हो। उसे गाना बजाना, सिलाई बुनाई, बुनाई और अन्य सभी काम आते हो। उमा से तरह तरह से के प्रश्न पूछते हैं। उनमें लड़के का पिता होने की ऐंठन है। वह चाहते हैं कि लड़की सर्वगुण संपन्न हो, किंतु एकांकी के आखिर में हमें पता चलता है कि उनका अपना बेटा शंकर तो किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं है। उसमें बहुत सारी कमियां एवं बुराइयां हैं। वह चरित्रहीन तो है ही, उसके साथ साथ शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है तथा पूरी तरह से अपने पिता पर निर्भर है। वह ठीक प्रकार से खड़ा ही नहीं हो सकता क्योंकि उसका रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं। इस प्रकार से इस एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी सर्वथा उचित है। वर्तमान परिस्थितियों में भी यह कहानी समाज के चेतना और स्त्रियों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने और समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए प्रेरणा देती है। इसके साथ हम सभी उस समय पर चले आए हैं जब हम सबको अलविदा कहना ही पड़ेगा। मैं अश्विन देवनाथ ग्रुप ए के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद।